तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का मॉड्यूल 1, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और ये इंटेलिजेंट वर्ड आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे पिछले सेमेस्टर्स में, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, आमीटर हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, या फिर और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे एक नया टर्म आया है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंसी प्रॉपर्टी होगा, मतलब उसके पास दिमाग होगा। तो अगर उसमें दिमाग होगा तो वो जनरली क्या होगा, उसके अंदर सीपीयू होगा, या फिर माइक्रो प्रोसेसर होगा, या फिर माइक्रो कंट्रोलर होगा। क्योंकि जो कंप्यूटर में भी जो हमारा दिमाग ब्रेन वाला पार्ट होता है किसको हम लोग बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, जिसको कि हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और उस दोनों को अगर हम सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर देते हैं तो सीपीयू और सिंगल चिप क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होगा। और फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, मतलब कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ उसमें इनपुट आउटपुट और क्या कहते हैं मेमोरी, वो एक साथ सिंगल चिप पे फैब्रिकेटेड होगा। तो बेसिकली इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा डिवाइस लगा होगा जिस उसमें उसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसमें कि इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी होगी, जो कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि कब हमको जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ रहा है उसको ठीक करना है, कैसे कमांड भेजना है, कैसे उसको करेक्ट करना है, कैसे यूजर जो है कहीं दूर से ही, कहीं रिमोट पैलेस से ही उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उसको कमांड भेज करके एरर को वो ठीक कर सके। तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होगा या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि द टर्म इंटेलिजेंट और स्मार्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द presence of microprocessor and microcomputer in the device, and the instrument having a smart sensor is इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका एक भी बोल सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि स्मार्ट सेंसर हो। स्मार्ट सेंसर क्या होता है, तो सेंसर किससे बना होता है, ट्रांसड्यूसर से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऑप्टिकल सेंसर की बात करते हैं, जो हमारा सोलर पैनल हुआ वो एक तरह का ऑप्टिकल सेंसर हुआ कि उस पर लाइट फॉल हुआ तो उस लाइट को सेंस करके वो क्या किया, वोल्टेज जनरेट किया। तो मतलब क्या हुआ, एक तरह का सेंसर हुआ वो। तो 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 इंस्ट्रूमेंट हैविंग स्मार्ट सेंसर इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब उसमें जो सेंसर लगा होगा उसमें भी कुछ, उसके सेंसर में भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें 2-3 टर्म और ऐड कर देंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी हम लोग इसमें डिस्कस कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अ सिंगल चिप a single chip CPU is called microprocessor. is called microprocessor. A single chip CPU is called microprocessor। मतलब अगर एक सीपीयू को अगर हम सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर दिए तो हमारा क्या बन जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होगा, जो सीपीयू के अंदर होता है एएलयू और कंट्रोल यूनिट, दोनों को एक ही चिप पे हम लोग फैब्रिकेट कर देंगे। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अब माइक्रो कंट्रोलर क्या हो गया, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोग डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं कि अ माइक्रो कंप्यूटर a microcomputer on a single chip is called microcontroller। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या हो गया कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस और क्या कहते हैं, जो हमारा मेमोरी है, रैम और रोम, वो भी क्या कहते हैं, प्रोसेसर के साथ साथ सिंगल चिप पे फैब्रिकेटेड किया हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम।
तो अगर हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट में माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब उसमें कुछ इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी होगा जो कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि हमें कब एरर को करेक्ट करना है, कब हमें डिजायर्ड आउटपुट देना है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें प्रोग्राम उसमें फीड किया गया है किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए। मान लीजिए पार्टिकुलर टास्क हो गया कि टेम्परेचर को मेजर करना है या फिर वोल्टेज को मेजर करना है या फिर प्रेशर को मेजर करना है, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई चेंजेस आ गया, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ गया, तो कुछ एरर हो गया, तो उस एरर को वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकता है, खुद से भी करेक्ट कर सकता है, या फिर कहीं रिमोट प्लेस पे कहीं कोई दूर अगर कोई उसको ऑपरेट करने वाला है तो वो क्या करेगा, जो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है वो उस एरर के अकॉर्डिंग कोड जनरेट करेगा, सिग्नल भेजेगा, और उस सिग्नल को या तो ऑटोमेटिकली भी अगर उसमें प्रोग्राम फीड किया हुआ है तो करेक्ट कर सकता है, या फिर यूजर उसको वहाँ से कमांड भेज करके उसको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का डिफिनीसन। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि द माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी, द माइक्रो प्रोसेसर एड्स extra feature in the intelligent instrument, जो उसको इंटेलिजेंट बना देता है। मतलब ठीक है, अब इसमें हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं कि इसमें प्रोसेसर क्या काम करता है। तो प्रोसेसर इसमें काम करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेसर within intelligent instrument, the processor within intelligent instrument the processor within intelligent instrument allow it to apply pre-programmed signal processing and data manipulation algorithm। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेसर इसमें क्या करता है, द प्रोसेसर विद इन, जो हमारे इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, उसमें प्री प्रोग्राम जो सिग्नल प्रोसेसिंग और डाटा मैनिपुलेशन एल्गोरिथम को वो अप्लाई कर सकता है। प्री प्रोग्राम मतलब कि मान लीजिए जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए टेम्परेचर के लिए इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए या फिर प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें प्रोग्राम फीड किया हुआ रहेगा उसके रोम में, जो कि परमानेंटली स्टोरेज टाइप होता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है या फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, तो वो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको उसमें से इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकता है और उसको अप्लाई कर सकता है, जो भी उसमें डाटा मैनिपुलेशन है या फिर उसके प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है उसके अकॉर्डिंगली, जो जिसके लिए डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 5 यूनिट होता है। बेसिकली और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, उसमें ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन 5 ब्लॉक जो है वो तो कंपलसरी किसी भी इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में होगा ही। तो उसको हम लोग देखेंगे, तो
तो उसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ब्लॉक डायग्राम the block diagram ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किस पे रिस्पॉन्ड करता है, वो डिजिटल सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करता है, या तो 0 पे या तो 1 पे। तो मतलब उसमें क्या होना चाहिए, और हमारा सेंसर या फिर प्रेशर जिस भी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंसर यूज़ करते हैं। और सेंसर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। कि मान लीजिए हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो उसके प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा ट्रांसड्यूसर। तो वो जो सिग्नल जनरेट होगा वो क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, मतलब टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ग्राफ है, कुछ ऐसा आउटपुट आया हमारे पास में। तो क्या हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ साथ उसका कुछ मान लीजिए वोल्टेज का फॉर्म आया, टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ आया, कुछ एनालॉग सिग्नल आया। ऐसा मान लीजिए टेम्परेचर था, उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर से पास किया, ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो कुछ ऐसा एनालॉग सिग्नल आएगा। एनालॉग सिग्नल आएगा मतलब हर एक टाइम इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हर एक टाइम इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो ये क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल, मतलब टाइम के साथ वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमको पता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है या फिर माइक्रो कंट्रोलर है वो कब रिस्पॉन्ड करता है, जब उसको डिजिटल सिग्नल मिले, मतलब कि 0 मिले या फिर 1 मिले। तो हमको पहला बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए, जब भी हम इनपुट दे रहे हैं इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे, जिससे कि क्या हो, माइक्रो प्रोसेसर उसमें उसको इंस्ट्रक्शन को ले सके जो भी उसको इनपुट दिया जा रहा है। तो पहला यूनिट क्या होना चाहिए हमारे पास में, पहला यूनिट होना चाहिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, प्रेशर या फिर टेम्परेचर जो भी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला यूनिट हमारे पास में होना चाहिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहला ब्लॉक हमारे पास में हो जाएगा, ए टू डी कन्वर्टर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसमें इनपुट क्या दे सकते हैं, इनपुट हमारा इसमें हो सकता है या तो हमारे पास में हो सकता है टेम्परेचर, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमको मेजर करना है, या फिर हो सकता है प्रेशर, हो सकता है, या फिर जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है ईटीसी, उसको हम लोग देंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रांसड्यूसर लगा होगा, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और हमको माइक्रो प्रोसेसर अगर हमको ऑपरेट करना है इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में, तो क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए। तो इस एनालॉग का जो डिजिटल कन्वर्ट होने का जो आउटपुट जाएगा वो किस में जाएगा, वो हमारे पास जाएगा माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर में। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास में होगा, यहाँ पे या तो हम CPU बोले, या तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। और इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ हमारा क्या लगा होना चाहिए, रैम या फिर रोम, मेमोरी डिवाइसेस लगा होना चाहिए। मेमोरी डिवाइसेस में क्या हो सकता है, तो रैम होगा और रोम होगा। रोम क्या करता है, रोम हमारा परमानेंट स्टोरेज टाइप डिवाइस होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कोई मान लीजिए टेम्परेचर या प्रेशर को मेजर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें प्रोग्राम फीड किया होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो जब भी इसको ज़रूरत होगा तो CPU क्या करेगा, इससे प्रोग्राम को फेच कर सकता है और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया रहेगा टेम्परेचर के लिए या फिर प्रेशर के लिए या फिर और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हमको मेजर करना है। और रैम का यूज़ क्यों होगा, रैम इसलिए यूज़ होगा कि मान लीजिए तुरंत उसको कोई टास्क दिया, कि मान लीजिए अभी इसमें एरर आ गया कुछ, जो हम टेम्परेचर या प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिसमें इस डिवाइस को यूज़ किए थे, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के चलते इसमें कुछ एरर आ गया। तो रैम को अगर तुरंत कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ उसको मेमोरी चाहिए, तो उसमें क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ करेगा। और रोम में क्या होगा, रोम में एक परमानेंट सॉफ्टवेयर इसमें फीड किया रहेगा, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाया गया होगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद हमारा आउटपुट पे क्या आना चाहिए,
आउटपुट पे हमारा फिर क्या आना चाहिए, जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर किस फॉर्म में होता है, एनालॉग के फॉर्म में होता है, जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास में फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं या फिर जो हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। देखिए दोनों साइड एरो लगा हुआ है, मतलब सीपीयू रैम को सिग्नल भेजेगा और क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रैम को भेजेगा और रैम से ले भी सकता है। वैसे तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें दे भी सकता है, इनपुट इसको दे सकता है और ये आउटपुट में इसको भेज भी सकता है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। और जो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट को अभी तक जो डिज़ाइन किया हुआ है स्पेशली, वो किया गया है जो हमारे पास में जो उसका ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग है 4 to 20 मिली एम्पियर, 4 to 20 मिली एम्पियर आना चाहिए करंट का वैल्यू। और वोल्टेज जो है 1 to 5 DC वोल्ट पे ऑपरेट करता है। अभी तक जो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया गया उसमें यही बेसिक स्टैंडर्ड लिया गया है कि 4 to 20 मिली एम्पियर करंट होना चाहिए या फिर 1 to 5 वोल्ट क्या होना चाहिए, DC होना चाहिए। तो अब हम लोग हर एक ब्लॉक को अलग अलग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर एक ब्लॉक का काम क्या होता है। तो ये आपको पूछ सकता है ब्लॉक डायग्राम में एग्जाम में कि एक्सप्लेन इंटेलिजेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो पहले हम लोग A2D कन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो A2D कन्वर्टर आप जानते ही हैं क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। डिफरेंट टाइप का A2D कन्वर्टर आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, R2R लैडर टाइप, हर एक टाइप का आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा लिख देते हैं। पहला यूनिट है हमारा फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट ब्लॉक के बारे में। तो पहला ब्लॉक के बारे में लिख रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, द A2D कन्वर्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, द A2D कन्वर्टर basically converts the real world analog signal, एनालॉग वैल्यू या फिर एनालॉग सिग्नल। एनालॉग का मतलब टाइम के कंटिन्यूस, टाइम के साथ कंटिन्यूस का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। एनालॉग वैल्यू वेदर it is pressure, temperature, etc. etc. to a digital value। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जो भी हमारे पास एनालॉग इन्फॉर्मेशन है, टेम्परेचर सिग्नल का जो भी है, उसको क्या करता है, वो उसके डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो CPU या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटेलिजेंट इसमें लगा हुआ है डिवाइस, वो डिजिटल सिग्नल पे ही परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे, दूसरा पॉइंट देख लेंगे हम लोग, CPU या फिर माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, कुछ भी बोलें, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, जो भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंगली। तो हम लोग बोल सकते हैं CPU को ही ले लेते हैं, जिसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं हम लोग।
सीपीयू के बारे में देखते हैं। एक्चुअली बेसिकली सीपीयू को ही अगर हम सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर देते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है, और एक पूरे माइक्रो कंप्यूटर को अगर हम लोग सिंगल चिप पे फैब्रिकेट करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। तो सीपीयू के बारे में हम लोग बोल सकते हैं सीपीयू कंट्रोल्स द entire transfer information entire transfer information signal conditioning और calculations periodic कैलिब्रेशन आप लोग पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। कैलिब्रेशन होता है कि स्टैंडर्ड जो एक मेजरिंग डिवाइस होता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। पीरियोडिक कैलिब्रेशन एरर करेक्शन, मान लीजिए इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस के चलते अगर कुछ एरर आ गया तो उसको करेक्ट कर सकता है सीपीयू, खुद ब खुद भी करेक्ट कर सकता है, या फिर कहीं पे कोई यूज़र है तो उसको वो कमांड भेज करके, जैसे सीपीयू कोई कमांड सिग्नल जनरेट करेगा एरर सिग्नल, तो उसको अगर वो ट्रांसफ़र करेगा यूज़र के पास में जहाँ पर उसको ऑपरेट करना है ऑपरेटर के पास में, तो ऑपरेटर एक कमांड भेज करके उसको करेक्ट कर सकता है। और कुछ छोटा मोटा जो है वो उसमें सीपीयू के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम फिट किया होता है तो उससे भी उसको वो ऑटोमेटिक भी करेक्ट कर सकता है। एरर करेक्शंस, टेम्परेचर कंपनसेशन टेम्परेचर कंपनसेशन and linearization उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा हमारे पास में कि इनपुट आउटपुट भी था हमारा एक ब्लॉक। तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं रिमोट कम्युनिकेशन के लिए। मान लो रिमोट मतलब क्या हुआ, कहीं दूर से कम्युनिकेट करना है, इनपुट सिग्नल या आउटपुट को कुछ इनपुट देना है, फिर वो आउटपुट भेजेगा, या तो उसको बाहर से कमांड को यूजर है कहीं दूर से उसको इनपुट दे रहा है, या फिर कुछ एरर जनरेट हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर खुद एक सिग्नल जनरेट करके आउटपुट उसको भेज रहा है। तो क्या हो गया, रिमोट कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। तो रिमोट का मतलब दूर से कम्युनिकेशन करना है उसके साथ, तो रिमोट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। तो इनपुट आउटपुट रिमोट कम्युनिकेशन अलाउज द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या करता है, इट अलाउज द इंस्ट्रूमेंट to communicate बाई डायरेक्शनली का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब माइक्रो प्रोसेसर भी उस सिग्नल भेज सकता है यूजर के पास में, और यूजर जो भेजेगा उसको भी वो एक्सेप्ट कर सकता है इनपुट। तो क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, मतलब माइक्रो प्रोसेसर कुछ एरर जनरेट हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को भेजेगा यूजर के पास में, या जो ऑपरेटर उसको कर रहा है ऑपरेटर के पास में, फिर ऑपरेटर क्या करेगा, उसको करेक्ट करके एक कमांड भेजेगा जिससे कि वो उसको ठीक कर सकता है। तो मतलब वो इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी भेजेगा, तो क्या हो गया, बाई डायरेक्शनली। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो गया,
फोर्थ पॉइंट हमारे पास में हो गया रैम, रोम एंड रैम। रोम एंड रैम, रोम एंड रैम में क्या हो गया हमारे पास में, तो रोम एंड रैम क्या करता है, तो रोम एंड रैम करता है कि रोम कंटेंस ऑपरेशनल प्रोग्राम, ऑपरेशनल प्रोग्राम मतलब जो ऑपरेशन करना है, प्रेशर का ही है, टेम्परेचर के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसने रोम में परमानेंटली प्रोग्राम फीड किया हुआ है, तो ऑपरेशनल प्रोग्राम। और रैम क्या करेगा, स्क्रेच मेमोरी, मतलब उसको तुरंत कोई टास्क दिया गया, उसको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा बहुत मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करेगा, रैम यूज करेगा। एंड ऑपरेशनल प्रोग्राम एंड स्क्रैच मेमोरी, स्क्रैच मेमोरी। पांचवा पॉइंट क्या हो गया फिर हमारे पास में, पांचवा पॉइंट हमारे पास में हो गया जो था डिजिटल टू, पांचवा पॉइंट हमारे पास में था ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। पांचवा पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या काम करेगा, तो बस वही डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए भी लिख देंगे, इसमें भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बहुत तरह का आप लोग पढ़े होंगे उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके बारे में भी आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक लाइन लिखना है कि ये क्या करता क्या है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर converts digital signal into analog signal। डिजिटल सिग्नल into analog सिग्नल। तो ऐसे हम इसका समरी देखें तो इन शॉर्ट में हम लोग इसका समरी में बोल सकते हैं कि इफ़ वी कंपेयर आवर इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट, अगर इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट को हम अपने कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट, जो पुराना इंस्ट्रूमेंट हो जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में कंपेयर करें, तो बोल सकते हैं कि विथ कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट देन इट हैज़ वन और मोर सेकेंडरी सेंसर्स टू मॉनिटर द इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें अपने कन्वेंशनल जो हमारे पास पहला इंस्ट्रूमेंट था, तो इसमें क्या होता है कुछ एक और दो सेकेंडरी सेंसर होता है। सेकेंडरी सेंसर कैसा सेंसर होता है, इसमें स्मार्ट सेंसर होता है, जो कि क्या कर सकता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है उसको वो ओवरकम कर सकता है, उसको वो ख़त्म कर सकता है। और तो इसके बारे में हम लोग इन शॉर्ट एक कंपेरिजन लिख सकते हैं, इसको आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इन शॉर्ट, इसको अलग से लिख सकते हैं कि इन शॉर्ट, थोड़ा सा कंपेरिजन बता दीजिएगा इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कि आखिर इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है। तो इन शॉर्ट इफ़ वी कंपेयर आवर कन्वेंशनल मतलब जो पहले से आ रहा है, जिसको हम पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से जानते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स
if we compare our conventional instruments with intelligent instrument with intelligent instrument with intelligent instruments, then it has one or more secondary sensor to monitor the environmental disturbance. मतलब पहले जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उसमें कुछ एरर आ गया इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के चलते, तो उसको करेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इसके पास दिमाग होता है, तो वो खुद ब खुद और उसमें प्रोग्राम भी फिट किया होता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली भी डिस्टर्बेंस को, एरर को वो करेक्ट कर सकता है, या फिर वो उसके अकॉर्डिंगली कोड जनरेट करके भेज सकता है ऑपरेटर के पास में, और उसको वो स्पेशल कमांड भेज करके उसको वो ठीक कर सकता है। तो दोनों तरह से ये ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर of intelligent instruments। तो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इसका हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पहले हम देखेंगे देयर आर मेनी फंक्शंस, देयर आर many functions हम बोल सकते हैं देयर आर मेनी फंक्शंस of a smart sensor
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि जो हमारा इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होता है, वन और मोर सेकेंडरी सेंसर यूज़ करते हैं। तो वो सेंसर किस टाइप का होता है, स्मार्ट सेंसर होता है, मतलब सेंसर में भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ स्मार्ट सेंसर्स बट consist of at least some of the followings। तो बेसिकली हम क्या बताएं, जो हमारे पास में जो डिफरेंस है कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट और इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या होता है कि वन और मोर सेकेंडरी स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट के जगह पे अब उसी को वर्ड को चेंज करके स्मार्ट सेंसर के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्या है इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट और कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट में कि इसमें वन और मोर सेकेंडरी स्मार्ट सेंसर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो हम लोग फीचर पढ़ेंगे तो स्मार्ट सेंसर के बारे में ही फीचर पढ़ेंगे। तो पहला इसमें फीचर क्या हो गया, पहला इसमें फीचर हो गया हमारे पास में, पहला फीचर हो गया इसमें रिमोट कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी। रिमोट कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी। तो रिमोट कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी में क्या हुआ कि कैलिब्रेशन एक तरह का क्या होता है, कंपेरिजन बिटवीन अ नोन मेजरमेंट एंड मेजरमेंट यूजिंग बाय ओन इंस्ट्रूमेंट। एक नोन इंस्ट्रूमेंट का हमको मेजरमेंट पता है जो हम अज्यूम करते हैं कि एक्यूरेट है, उसके साथ हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रिमोट कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी, जो हमारे पास में स्मार्ट सेंसर में जो फीचर आ गया है। स्मार्ट सेंसर के बारे में अब हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट और कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस होता है वो सेंसर का ही होता है कि उसमें एक और दो एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंसर, जिसको कि हम लोग स्मार्ट सेंसर बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है, जो बेसिकली डिफरेंस होता है। तो कैलिब्रेशन क्या हो गया, कैलिब्रेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, एक लाइन उसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन is a comparison calibration is a comparison between a known measurement calibration between a known measurement। नॉन मेजरमेंट क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड हम उसको ले लिए हैं जो एक्यूरेट हम लोग मान रहे हैं, स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नॉन मेजरमेंट विच इज स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट using by own instrument। using by own instrument। The smart sensor have सेल्फ कैलिब्रेशन, माने खुद ब खुद वो कैलिब्रेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है स्टैंडर्ड मेजर्ड वैल्यू के साथ। सेल्फ कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी, सेल्फ कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी, सेंसर with an electrical output can use a known reference voltage
a known reference voltage level to carry out self calibration. मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो इसमें दूसरा पहला फैसिलिटी क्या होता है कि रिमोट कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी, मतलब अगर कहीं दूर से भी उसमें अगर हम लोगों को उसमें उसको कैलिब्रेट करना है, मतलब कंपेरिजन होता है कि एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजर्ड वैल्यू है, उसको हमारे पास जो ओन इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल सही दे रहा है या नहीं दे रहा है या फिर कुछ एरर आ रहा है। तो स्मार्ट सेंसर हैव अगर वो कुछ एरर आ रहा है तो वो सेल्फ कैलिब्रेट कर सकता है। तो स्मार्ट सेंसर हैव सेल्फ कैलिब्रेशन कैपेबिलिटी। सेंसर विथ एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन यूज ए नॉन रेफरेंस वोल्टेज लेवल टू कैरी आउट द सेल्फ कैलिब्रेशन। देखिए ये पहला जो मॉड्यूल है आपका प्योरली थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बोरिंग लगे, थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन इसके बाद से जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, उसमें आपको मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा थ्योरी है तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि सारा चैप्टर जो है सारा मॉड्यूल आपका ऐसा ही होगा, बस सिर्फ पहला मॉड्यूल इसमें बेसिक डिफिनेशन ब्लॉक डायग्राम सब के बारे में जानना है, थोड़ा सा उसका थ्योरी पार्ट है, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आगे जो है वो आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल ही आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। जैसे सिग्नल कंडीशनिंग पढ़ेंगे हम लोग, सिग्नल मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, तो उसमें कैसे दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सिग्नल को लिनियराइज करते हैं, उसके लिए कैसा सर्किट होता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो बस पहला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिफिनेशन टाइप का है, लेकिन आगे हम लोग जो सेकंड मॉड्यूल से जो पढ़ेंगे तो पूरा प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल ही होगा। टू लेवल आउट कैरी आउट द कैलिब्रेशन, अभी छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको करना जरूरी है फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ फॉल्ट, सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ फॉल्ट। तो सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ फॉल्ट मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें कि अगर कोई एरर आएगा तो वो उसको सेल्फ डायग्नाइज कर सकता है। डायग्नाइज मतलब उसका इलाज करना, कैसे बोलते हैं मेडिकल में, उसका डायग्नोसिस करना है तो उसका पूरा उसका जो है उसको उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो स्मार्ट सेंसर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मार्ट सेंसर परफॉर्म सेल्फ डायग्नोसिस smart sensor performs self diagnosis by monitoring signal by monitoring signal for evidence of fault, मतलब जो उसमें फॉल्ट्स आया है उसको अकॉर्डिंगली वो एविडेंस ऑफ फॉल्ट्स, जो फॉल्ट का एविडेंस आया मतलब जो फॉल्ट उसमें है उसको देख करके वो क्या कर सकता है, सेल्फ डायग्नोसिस कर सकता है, ठीक है। इसमें कुछ और लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज़ डिफ़िकल्ट
it is difficult to carry out self diagnosis of all possible faults मतलब ये हुआ कि ये तो फॉल्ट्स का डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी उसमें फॉल्ट्स आ रहा है सबका वो डायग्नोसिस कर सकता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ ऑल पॉसिबल फॉल्ट, मतलब जितने भी तरह का फॉल्ट आ रहा है उसको डायग्नाइज करना, क्या करना है, वो एक टफ टास्क है इसके लिए। दैट माइट अराइज, जो कि उसमें हो सकता है, पैदा हो सकता है उसमें। दैट माइट अराइज। It is often possible to make simple checks मतलब चेक कर सकते हैं उसको। पॉसिबल टू मेक सिंपल चेक्स दैट डिटेक्ट, जो कि डिटेक्ट कर सकता है, दैट डिटेक्ट मोर कॉमन फॉल्ट्स, मतलब ये हुआ कि सेल्फ डायग्नोसिस तो कर सकता है, लेकिन वो क्या होता है, तो हम लोग उसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं कि मतलब जो मोर कॉमन फॉल्ट्स है, मतलब जो ज़्यादा कॉमनली उसमें फॉल्ट पाया जा सकता है, उसके लिए उसको वो डिज़ाइन किया जाता है कि कम से कम जो मोर कॉमनली फॉल्ट जो आ रहा है उसको तो कम से कम वो डायग्नाइज कर सके। तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक सिंपल चेक्स दैट डिटेक्ट मोर कॉमन पॉसिबल फॉल्ट्स, मतलब ये पॉसिबल होता है कि जो मोर ज़्यादा कॉमन फॉल्ट जो हमेशा आता है उसको क्या कर सकता है, वो डायग्नाइज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया एग्जांपल फेलिंग ऑफ इंसुलेशन इन द डिवाइसेस, फेलिंग ऑफ इंसुलेशन इन द डिवाइसेस। मान लीजिए डिवाइस में इंसुलेशन कहीं पे फेल कर गया, जो इंसुलेशन था वो कहीं पे मतलब हट गया है, उसके चलते शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सब सिंपल कॉमन फॉल्ट्स को वो डायग्नाइज कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट के हमारे पास में क्या आ गया, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आ गया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन of measurement and frequency compensation तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि many smart sensors calculate measurement accuracy by computing
the mean over a number of measurement and analyzing all factor affecting accuracy. ऑल फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी। देखिए क्या होता है कि आप पढ़े होंगे मेजरमेंट में कि अगर मान लीजिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होता ही होता है। तो हमारे पास इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, वो एरर को खुद से ठीक करना है। ये तो वो उसमें जो प्रोसेसर होता है वो खुद से भी ठीक कर सकता है, या फिर वो उसके अंदर जो इंटेलिजेंट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, वो एरर सिग्नल जनरेट करेगा, कमांड भेजेगा, और कहीं रिमोट प्लेस, कहीं दूर पे कोई ऑपरेटर है उसको उस कमांड के अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट करके कमांड भेज सकता है और वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकता है जो माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप देखे होंगे जो हमारे पास एरर आता है तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए मीन निकाल देते। मीन मतलब क्या, जैसे कि आप पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर में पहली बार चेक किए तो 99.1 आया बुखार, फिर दोबारा चेक किए तो 99.2 आया बुखार, फिर तिबारा चेक किए तो 90 आया बुखार। तो इस टाइप से जितना बार चेक करें उसके बाद 0.1 0.2 इस टाइप का कुछ हमारे पास एरर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 बार निकाल लिए और चारों को 4 से डिवाइड कर दिए, उसका मीन निकालिए, तो मीन वैल्यू जो आता है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि अगर हमारे पास स्मार्ट सेंसर है तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट एंड फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन। मतलब मेनी स्मार्ट सेंसर कैलकुलेट मेजरमेंट एक्यूरेसी बाय कंप्यूटिंग इट मीन ओवर द नंबर मेजरमेंट एंड एनालाइजिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्यूरेसी। मतलब वो खुद मीन कैलकुलेट कर लेता है, और मीन कैलकुलेट करने के बाद वो एनालाइज कर सकता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो एक्यूरेसी को मतलब अल्टर कर रहा है। ये स्मार्ट सेंसर में ये खुद ब खुद फैसिलिटी होता है। ठीक है, मतलब मीन निकाल सकता है, उसका जो भी उसका आउटपुट आ रहा है उसका मीन वैल्यू मेजर कर लेगा, तो उसके बाद वो इफेक्ट जो एक्यूरेसी को अफेक्ट कर रहा है उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं द एवरेजिंग प्रोसेस, वही जो मीन निकाल रहा है तो इसको बोल सकते हैं द एवरेजिंग प्रोसेस। मतलब एवरेज निकाल लेते थे, 3 बार टेम्परेचर चेक किया, एक बार 9.1 आया, 9.2 आया, फिर 90 आया, फिर 89.1 बुखार आया, तो सबका हम लोग क्या करते थे, एवरेज वैल्यू निकाल लेते थे। तो वही हमारा क्या होता है, मीन वैल्यू। तो उसी मीन वैल्यू से हम लोग जो आया मीन वैल्यू उसको हम लोग एग्जैक्ट मान लेते हैं कि यही चलो इसका वैल्यू है। तो उसी तरह ये भी काम करता है, खुद ब खुद निकाल के और उस फैक्टर को चेक कर सकता है जो एक्यूरेसी को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग द एवरेजिंग प्रोसेस the averaging process the averaging process the averaging process greatly reduces the averaging process greatly reduces the magnitude of the magnitude of random measurements. Magnitude of random measurements error। तो एवरेजिंग प्रोसेस क्या कर सकता है कि जो रैंडम मेजरमेंट का जो एरर आ रहा है उसको वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉन लीनियरिटी। एडजस्टमेंट ऑफ
of measurement of non adjustment of measurement of non-linearity। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि in case of sensor in case of sensor in case of sensor in case of sensor that have non-linear relationship that have non-linear relationship that have non-linear relationship that have non-linear relationship between measured quantity and sensor output digital processing can convert। आपको पता है इसमें अलग डिजिटल प्रोसेसर लगा होता है, तो डिजिटल प्रोसेसिंग कैन कन्वर्ट द आउटपुट to a linear form providing that the nature of non-linearity is known so that the equation describing it can be programmed into the sensor। मतलब ये हुआ कि अगर सेंसर में कुछ नॉन लिनियरिटी आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, जो तो नॉन लिनियरिटी के चलते जो इक्वेशन बन रहा है, अगर उस इक्वेशन को प्रोग्राम कर दिया जाए तो क्या कर सकता है, वो उस नॉन लिनियरिटी को जो स्मार्ट सेंसर है वो खुद ब खुद ख़त्म उसको कर सकता है। बशर्ते क्या होगा, जो नॉन लिनियरिटी का जो इक्वेशन का रिलेशनशिप है उसका एक प्रोग्राम उसमें फीड किया जाना चाहिए उसके सॉफ्टवेयर में, तो उसको क्या कर सकता है,
ख़त्म कर सकता है। तो ये आपका पहला लेक्चर था। उम्मीद है कि सेकेंड लेक्चर तक आपका फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।